मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है। 12 मार्च को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। खास बात यह है कि इस बार बजट के साथ एक क्यूआर कोड भी जारी किया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही लोग मोबाइल पर बजट की पूरी जानकारी देख सकेंगे। साथ ही वित्त विभाग ने बजट की ई-बुक तैयार की है, जिसे लोग डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। ये कदम बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और आम जनता को राज्य की वित्तीय स्थिति से अवगत कराने के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डिजिटल कदम केवल जानकारी तक सीमित रहेगा या जनता के हितों पर कोई ठोस असर डालेगा? क्या बजट में घोषित योजनाएं जमीन पर नजर आएंगी या सिर्फ आंकड़ों तक सिमट कर रह जाएंगी? देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। नमस्कार, आप बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। बजट 2025 क्यूआर कोड से मिलेगा पूरा हिसाब। आम जनता के लिए पहली बार डिजिटल बजट। मोबाइल पर एक क्लिक में देखिए बजट का लेखा जोखा। बजट सत्र 2025, नई उम्मीदें, नई पारदर्शिता। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है। 12 मार्च को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इस बार सरकार ने आम जनता तक बजट की पहुंच आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड जारी करने का निर्णय लिया है। जैसे ही बजट भाषण समाप्त होगा, ये क्यूआर कोड सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके लोग सीधे अपने मोबाइल पर बजट से संबंधित पूरी जानकारी देख सकेंगे। इस क्यूआर कोड के माध्यम से राज्य की आमदनी, खर्च और विभिन्न विभागों के आवंटित धनराशि के आंकड़े एक क्लिक में उपलब्ध होंगे। वित्त विभाग ने इस वर्ष ई बुक भी तैयार की है, जिसे लोग क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक डिजिटल पहल है। इससे बजट को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को राज्य की वित्तीय स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। 12 मार्च को प्रस्तुत होने वाले इस बजट के एक दिन पहले यानी 11 मार्च को वित्त मंत्री 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे, जिसका आकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। राज्य सरकार का बजट हर वर्ष बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में सरकार ने 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जबकि 2024-25 में इसे 16% की वृद्धि के साथ 3.65 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। यदि यही वृद्धि दर बनी रही तो 2025-26 का बजट लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट सत्र से पहले समत्व भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 9 बैठकें होंगी। इस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मंत्री का बजट प्रस्तुतिकरण और विभिन्न महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएंगी। इस सत्र के दौरान विधायकों ने सरकार से 2,939 सवालों के जवाब मांगे हैं, जिनमें 1785 ऑनलाइन और 1154 ऑफलाइन प्रश्न शामिल हैं। इन सवालों में 1488 तारांकित और 1491 अतारांकित प्रश्न हैं, जिनका समय पर उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण बजट सत्र की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाने पर सरकार की आलोचना पहले से ही की है। इसके अलावा सत्र के दौरान होली और रंगपंचमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ रहे हैं, जिससे सत्र के संचालन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर ये बजट सत्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और आम जनता के लिए नई उम्मीदों का प्रतीक होगा, जहां डिजिटल माध्यम से बजट को लोगों तक पहुंचाने का यह अभिनव प्रयास सराहनीय माना जा रहा है। इस बार का बजट सत्र डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यूआर कोड और ई बुक के माध्यम से जनता को बजट की विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। इससे सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत होगा, ऐसा सरकार का कहना है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। वानी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ ही मेरा सवाल है, देखिए बजट सत्र का आगाज होने वाला है कुछ ही दिनों में, और अब इसके बाद जो तैयारियां, यानी जनता की अगर मैं बात करूं तो जनता में काफी उत्साह भी है और जनता काफी देखना भी चाहती है कि क्या कुछ उनके लिए इस बजट में खास रहने वाला है। महिलाओं को लेकर खासकर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो उसके बारे में भी आपसे समझ लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश की जो मातृशक्ति है, जो
उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, उनके लिए मंगल कामना करती हूँ, उनके भविष्य के लिए। और साथ ही मोदी 3.0 के जो कालखंड में हम हैं, उसके अंतर्गत जो मातृशक्ति के लिए मोदी जी का संकल्प है, उसके लिए मैं उनको भी अभिनंदन करती हूँ और मातृशक्ति को भी साधुवाद देती हूँ कि वो हाथ मिलाकर चलने में सक्षम बन रही है, सशक्त बन रही है और इस देश के देखिए, ये जो हमारा वित्त का सत्र है, ये विधानसभा का जो सत्र है, उसमें बहुत अहम हमारे चर्चाएं होंगी। ये चर्चाएं हमारे फाइनेंस से संबंधित, इस मध्य प्रदेश के राज्य से विकास से संबंधित होंगी और तमाम वो वर्णन होंगे यहाँ पे, जिससे कि GIS में लिए गए निर्णय, विकास के निर्णय, रोजगार के निर्णय, मातृशक्ति को सशक्त करने के निर्णय, ये सब झलक होगी इसमें। मातृशक्ति को आज चूंकि महिला दिवस है, उन्हें 22वीं किस्त भी मिली है लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1250 रुपए की, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूँ। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बहुत साफ की है, पारदर्शिता के साथ काम करने का संकल्प है। तो इसलिए ई-बुक भी है, QR कोड भी मुहैया कराया गया। तो ये जो बजट जानकारी है, ये हमारा हर नागरिक अपनी जेब में, अपने मोबाइल में उसको स्कैन करके रख सकता है, रेडी रेफरेंस। और का एक संकेत है, जनता को भरोसा है इसलिए उत्साह है, जनता को बिल्कुल ये आश्वस्त है जनता, इसलिए उत्साह है। और हमारे साथ एक विडंबना है मध्य प्रदेश में, वो है हमारा नकारात्मक विपक्ष। विपक्ष के पास हर वो सुविधा है, हर जानकारी है, जिससे कि वो सशक्त तरीके से सकारात्मक जो डिस्कशंस होंगे, जो चर्चाएं होंगी, उसमें भाग ले। परंतु हम क्या दिखते हैं? सबसे निकम्मा निकारा हुआ विपक्ष है पूरे भारत का हमारे पास मध्य प्रदेश में है। ना वो सकारात्मक तरीके से जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, और जब चर्चा होती है तो वो वॉकआउट करते हैं। ये बोलना कि चर्चा नहीं होगी, ये इन्होंने ऑलरेडी, ये पहले से ही इनका प्लान होता है, ये प्री प्लान्ड साजिश होती है। क्योंकि जब सत्र चल रहा होता है तो हमारा विपक्ष बाहर रोड पे खड़ा होता है। इनकी टाइमिंग बहुत अजीब सी है, और ये टाइमिंग बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास दृष्टि नहीं है, विकल्प नहीं है, विचारधारा नहीं है। इसीलिए हमारा विपक्ष कहीं भी सकारात्मक चर्चा में जुड़ता नहीं है। पिछले सत्र में भी हमने ये देखा था कि विपक्ष ने विधानसभा के सत्र को रोकने की पूरी काम की है। उन्होंने धरना प्रदर्शन में अपनी ऊर्जा व्यक्त की, परंतु सकारात्मक काम में उन्होंने बिल्कुल योगदान नहीं दिया। और ये जनता का पैसा है, जनता का समय है, इसका सदुपयोग होना चाहिए और इसका अच्छा परिणाम विपक्ष द्वारा भी मिलना चाहिए। ठीक है। पर खैर, ये हम विपक्ष से उम्मीद ही कर सकते हैं। विपक्ष खुद अपनी नीतियों के लिए जिम्मेदार है और इनकी नीति रीति को समझ नहीं आती। बिल्कुल वानी जी, आपने बताया कि क्या कुछ तैयारी है सरकार की, और बजट काफी खास होना है। यानी महिला सशक्तिकरण, जो 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है, मुख्यमंत्री भी कहते आ रहे हैं कि उन पर विशेष फोकस है, तो उनको भी इंतजार रहेगा कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। तमाम बातें अपने विपक्ष को लेकर भी कही है। तो अंबिका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी है? अंबिका जी, इस बार सत्र पूरा होने देंगे, जिस तरह से वानी जी अभी जिक्र कर रही थी? सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपको शुभकामनाएं, वाणी जी को शुभकामनाएं मेरी, आप इस शुभकामनाएं स्वीकार करें। देखिए, बजट सत्र शुरू होने वाला है, 10 तारीख से बजट सत्र शुरू है। और हमारा जो विरोधी दल का जो हमारा दायित्व होता है, प्रतिपक्ष का जो दायित्व होता है, उस प्रतिपक्ष के धर्म के साथ और धर्म से निभाते हुए हम पूरी तरह से विधानसभा में सरकार के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। अपनी जन समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं के हम प्रवक्ता बनकर या जन सेवक की हैसियत से और उसी भाव से कि जनता हमारे लिए भगवान है, जनता हमारी भाग्य विधाता है, तो जनता की समस्याएं हम सदन में रखेंगे। लगभग आपको पता होगा कि
लगभग 2,939 समस्याएं 40 समस्याएं हम लोगों ने अपने विभिन्न माध्यमों से, चाहे ध्यानाकर्षण हो या तारांकित हो, तारांकित हो, और इन तमाम माध्यम से हमने सदन के बीच में रखे हैं, विधानसभा के बीच में रखे हैं। और अच्छा अंबिका जी, लगभग 4.5 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, हमारे मुद्दे तो बिल्कुल बड़े स्पष्ट हैं कि किसान के ऊपर, खेती किसानी के जो काम आने वाले, जो चाहे वो डीजल हो या खेती किसानी के औजार हो या आपका खाद हो, बीज हो, इस पर जो आप जीएसटी लगाते हो उसको आप कम करिए, किसानों को राहत दीजिए। दूसरा ये है कि आपने किसान से वादे किए हैं कि हम 2700 रुपए गेहूं का वो देंगे, एमएसपी देंगे, और 3,000 रुपए धान का देंगे, 6,000 रुपए उसका सोयाबीन का देंगे। तो उस वादा को आप पूरा करिए, उस बजट में प्रावधान रखिए। और जो बेरोजगारी की फौज एक खड़ी हो गई है पूरे प्रदेश में, तो आप सृजन करिए पदों के, और बेरोजगारी कैसे कम हो इस प्रदेश में, उसके लिए आप बजट में प्रावधान करिए। और कानून व्यवस्था की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, जो भी है, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करिए, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करिए, और जो निवेश के नाम पर जो एक प्रकार से मजाक होता है, भद्दा मजाक होता है, और जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई, जनता का पैसा सरकार के खजाने को जिस प्रकार से आप बता रहे हो इन्वेस्टर समिट पर, तो उससे कुछ ठोस परिणाम भी सामने आना चाहिए। अच्छा अंबिका जी, अभी वानी जी कह रही थी कि विपक्ष जो है काफी नकारात्मक है, और जब भी सदन की शुरुआत होती है तो उस दौरान विपक्ष जो है अपनी नकारात्मकता लेकर आता है, सकारात्मक बातों पर बातें नहीं करते और वॉकआउट कर देते हैं, और जो टाइम है, यानी ये जो कीमती वक्त है, इसे बर्बाद करते हैं। देखिए सृष्टि जी, अब सत्ता का, ज्ञान का, बल का, अधिकारों का जब इसका मद हो जाता है नहीं सरकार के ऊपर, तो फिर सरकार के स्तर पर चढ़कर बोलता है। उसी प्रकार इनको विपक्ष नकारात्मक नजर आ रहा है। विपक्ष अगर इनकी मदद कर रहा है कि भैया फला गांव में इस प्रकार की समस्या है, फला शहर में इस प्रकार की समस्या है, इतने किसानों के सामने ये दिक्कतें हैं, नौजवानों के सामने दिक्कतें हैं, व्यापारियों के सामने दिक्कतें हैं, महिलाएं जूझ रही हैं अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए मांग कर रही हैं, आपको जनता भिखारी दिखाई देती है। सब बातें अगर हम उस जनता के प्रवक्ता हैं या जनता की समस्याओं को आपके सामने रखते हैं, तो आपको हमारे अंदर नेगेटिविटी दिखाई देती है। आप इतने सत्ता के मद में हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी सत्ता को, किसी सरकार को ज्ञान, बल और धन का अहंकार हो जाता है और अधिकारों का अहंकार हो जाता है, तो उसका पतन अवश्यंभावी होता है। ये इनके पतन के संकेत हैं। ये लोग अहंकार से ग्रस्त हैं, और इस अहंकार को हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने जिस प्रकार से सत्ता का अपहरण कर लिया, ठीक है, अब 5 साल की व्यवस्था है, आप सरकार में है, 5 साल तक ऐसे आराम करिए, जनता देख रही है। लेकिन अब जो बजट सत्र है उसमें भी उम्मीद लगाए बैठी है जनता कि जनता के लिए ये राहत वाला बजट आप लाएंगे, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान इस बजट में होगा। और नहीं होगा तो यही मान के चलेंगे कि सरकार ने हमेशा बजट के माध्यम से हमेशा निराश किया है, तो एक बार और निराशा बर्दाश्त करने के लिए जनता है। आप अपने उत्तरदायित्वों से भागिए, जितना भाग सकते हो भागते रहिए। आप तो अपने उद्योगपति मित्रों की आवभगत करिए, जनता की उपेक्षा करिए, क्योंकि सरकार में वोट तो उद्योगपतियों ने दिए, आप भूल गए। आप तो ये सब बात भूल गए कि जनता का कितना बड़ा उपकार है, जनता ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, राज सत्ता दी है, समर्थ बनाया, संपन्न बनाया, सलामी जगह जगह मिल रही है आपको, आप फूले नहीं समा रहे हो, और उसी जनता को आप कह रहे भिखारी है ये जनता। देखो तो इस सरकार का दम्भ तो देखिए आप। एक तरफ आप कह रहे सलामी मिल रही है, सलामी दे कौन रहा है? जनता ही तो सलामी दे रही है ना। जनता तो जब धोख लगाती नहीं जनता को, जनता भ्रमित हो जाती है। काले में थोड़ा सा अंबिका जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। भानु जी, तब तक मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी। वानी जी को भी आपने सुना और अंबिका जी को भी आपने सुना। बजट सत्र 10 तारीख से शुरू हो रहा है और 9 बैठकें इसमें होंगी, और इसको लेकर तमाम जनता के मन में तो सवाल है कि क्या कुछ खास होने वाला है। आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि लगभग 4.5 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है।
भानु जी। दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी हम्म, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे जो आपसे ब्रीफिंग मिला है इस बातचीत का, इस कार्यक्रम का, जी। वो ब्रीफिंग है बजट के बारे में। सत्ता पक्ष संभावनाएं बताए, सकारात्मक, और विपक्ष जरूरतें बताए, डिमांड बताए, और जो चीजें कमी है वो बताए। ये ब्रीफिंग मैं समझा कि मुझे मिला है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से केवल विपक्ष की आलोचना की गई, किसी संभावना, बजट संभावना, किसी विषय पे क्या मिल सकता है, क्या मिलना चाहिए, नहीं बताया गया। विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के जवाब जरूर मिले, लेकिन ना कोई मांग बताई गई। आपने पूछा तब कुछ मांगे सामने आई। मैं समझता हूं कि यह चर्चा, दोनों प्रवक्ता या तो विषय पे बात नहीं करना चाहते, या उनके पास इसकी तैयारी नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, जो भी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत, ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। हमको जनता की जरूरतें देखनी है इस बातचीत में, और सरकार क्या दे सकती है ये देखना है। ये चर्चा ज्यादा उपयोगी होगी। जैसे कि विकास हो रहा है प्रदेश में, निर्माण कार्य चल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो उस पर क्या खर्च हो रहा है, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या जरूरतें हैं, वो बताई जाएं। और इसके अलावा महंगाई का सवाल है, भाव का सवाल है, बाजार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। इनके उपाय, इनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। ये और ये बात भी है कि एक समय था जब हमने काम शुरू किया था मीडिया में, कोई 40 साल पुरानी बात है, 38 साल पुरानी, तब ये बात सामने आती थी बजट में कि जनता के हित की क्या चीजें महंगी हो रही हैं, जनता के हित की क्या चीजें सस्ती हो रही हैं, और क्या चीजों पर टैक्स बढ़ रहा है, क्या चीजों पर टैक्स घट रहा है। आजकल इसकी बात नहीं होती, और बयानबाजी और राजनीतिक घोषणा पत्रों की बातें होती हैं। मैं समझता हूँ इससे कोई लाभ नहीं होता है जी। बिल्कुल भानु जी, ये सियासी बयानबाजी का तो कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जनता कुछ और ही उम्मीदें कर रही है। वानी जी, देखिए जो भानु जी ने कहा पहले तो उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी तरफ जो उन्होंने पूछा है आपसे कि क्या कुछ हो सकता है इस बजट में, क्या कुछ संभावनाएं हैं, वो एक बार बता दीजिए। दूसरी चीज जो अंबिका जी कह रहे थे, आपने कहा था कि जो समय है, जो मूल्यवान समय है, वो वेस्ट करती है विपक्ष हमारा। उस पर अंबिका जी ने कहा कि हम तो विपक्ष के नाते आपकी मदद करते हैं, आपको आपकी कमियां गिनाते हैं। हमारा जो अब आगामी ये जो बजट होगा, बजट हम क्यों प्रावधान उसमें स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि ये संकल्प होता है कि सरकार ने उतनी राशि किस कार्य में जोड़नी है, किसमें खर्च करनी है। तो निश्चित रूप से मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि अभी हाल ही में GIS हुआ है, तो GIS को लेकर जो आंकड़े हैं, जो उद्योग से जुड़े हुए हैं, और उद्योग अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी के हैं, IT के हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हैं, टेक्सटाइल के हैं, तो सरकार इनमें कितना निवेश आएगा, और यहाँ सरकार का क्या योगदान होगा, कितने रोजगार मिलेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम रिलीजियस टूरिज्म पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ऐसे स्थानों को हमने डेवलप करना है जहां पर हम जानते हैं कृष्ण पथ भी होगा, जहां उज्जैन के सिंहस्थ के लिए भी अगली तैयारी होगी। साथ में एग्रीकल्चर बेस्ड भी हमने कई निर्णय लेने हैं, और मातृशक्ति, युवा और इन लोगों को भी सशक्त करने के लिए प्रोग्राम्स देने हैं। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो फिलहाल नहीं है, परंतु ये एक अनुमानी हमारी संभावना है, ये तो होना ही है। पर अब मैं अंबिका जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, और मैं सोच रही थी कि शायद इस डिबेट में अंबिका जी कुछ तथ्यों पे बात करें, कुछ मूल आधारित बातों पे बात करेंगे, परंतु उन्होंने फिर देखिए, फिर वही जो किसानों की बात की, आप भी जानते हैं हमने 2600 रुपए गेहूं की MSP की है, पर हमने उसके साथ में एक बोनस भी दिया है। जितू पटवारी ने तो बोनस की घोषणा की थी, वो तो आलू प्याज और लहसुन लेके विधानसभा भी आ गए थे, सारे उनके प्रयास झूठे निकले थे। उन्होंने कोई बोनस की घोषणा करके कोई बोनस दिया नहीं था। हम चावल के बारे में जानते हैं, धान के बारे में, कि जो किसान धान उगाएंगे उन्हें भी 4000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि मिल रही है पर हेक्टर। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को आज
22वीं किश्त मिली है उनकी लाडली बहना योजना के तहत। अब जो उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं कि हमारे मित्र उद्योगपति, तो बहुत वरिष्ठ हैं आप और मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु आप थोड़ी जानकारी लिया करिए। पिछले हफ्ते अदानी जी के सुपुत्र ने 30,000 या 30,000 20,000 ऐसे कुछ 20 और 30,000 करोड़ की राशि के बीच में कुछ निवेश किया है केरल में। तो क्या आप जानते नहीं है कि ये वही उद्योगपति है जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में पहले उन्होंने वहां से निवेश शुरू किया और उसके बाद वो बाकी के अन्य प्रदेशों में गए हैं। तो आप लोगों को ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और ये भी जो सत्र हमारा थोड़ा विलंब से हो रहा है 10 मार्च से प्रारंभ, वो इसलिए है कि प्रधानमंत्री जीआईएस का उद्घाटन करने भोपाल आए थे और उनके यहाँ आने से, मध्य प्रदेश में आने से यहाँ से ये उत्साहवर्धक भी हुआ और उन्हें अपार संभावनाओं की एक यहाँ पर हमें जो हौसला दिया, उसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। परंतु देखिए ना, आप लोग कितने नकारात्मक और कितनी आलोचना करते हैं, परंतु तथ्यों पे आप लोग बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। और जनता को जो आप अभी बोल रहे थे भिखारी वाला, तो वो एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, उसमें आपके कांग्रेसी नेता भी थे। क्या आप उनकी भी आलोचना कर रहे हैं? ठीक है, अंबिका जी दे दीजिए तमाम सवालों के जवाब। तो जो व्यक्ति सवाल लेकर आया है, जनता के सवाल लेकर आया है, उनका बड़ी संजीदगी से जवाब दें। ये भागे नहीं सवालों से, क्योंकि सवाल तो होंगे, सवाल पैदा होंगे, जवाब इनको देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आम जनता ये उम्मीद करती है, हमारा विपक्ष, हमारी पार्टी भी उम्मीद करती है कि आपकी बजट की पोटली में क्या होगा। जो जर्जर सड़कों की हालत है उसके लिए आपके बजट में व्यवस्था होगी। जो जल जीवन मिशन मजाक बना हुआ है आपका, गांव-गांव में जो पेयजल योजनाएं जो ठप पड़ी हुई हैं, उनमें सुधार होगा। किसानों को एमएसपी जो आप वादा करके आए हैं, वो आप बिल्कुल अपने वादे को पूरा करेंगे। हमारी बहनों से जो कह के आएंगे हम 3,000 रुपए प्रति माह देंगे, वो भी आप देंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ भी आपका विशेष ध्यान होगा। जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बड़ी शर्मनाक स्थिति में है, डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है, केवल आपने मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें बना दी हैं, तो उसमें ये भी प्रावधान होगा। और भी तमाम बातें हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है, और जो महंगाई है उस पर लगाम आप लोग लगाएंगे। और जो भी जनोन्मुखी बजट आप लेकर आएंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हम प्रश्न कर रहे हैं और आप कहोगे निगेटिविटी है और ये है वो है, ये तो नहीं है। आप तो पहले विधानसभा में विपक्ष के सवालों का सामना करिए, उनका जवाब दीजिए, क्योंकि आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जनता ने आपको चुना है, सरकार में बैठाया है, तो सरकार का काम जनता की समस्याओं का निराकरण करना है। जनता को सुख सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराना है, आपका नैतिक दायित्व है ये सब, और आप इससे भाग नहीं सकते। तो जो भी भ्रष्टाचार आपके निर्माण कार्यों में होता है, योजनाओं में होता है, उस पर भी लगाम लगाने की आप व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से आप बजट सत्र में ये बात सुनिश्चित कर देंगे कि किसी भी योजना को हम लाते हैं तो वो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। इस प्रकार के हम प्रावधान करें, कानूनी प्रावधान करें, कठोर प्रावधान करें, ताकि आपका कम से कम जो 100% की राशि होती है उसमें 80% का तो उसमें दिखाई दे कि 80% राशि इसमें उपयोग की गई है। 20% चला इधर उधर चला जाता है, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 80% राशि का विकास और निर्माण कार्य तो दिखाई दे। इस प्रकार की ये सब बातें हैं, और मैं हमारी पार्टी बिल्कुल सकारात्मक रूप से आपके साथ खड़ी है, आपके बजट का स्वागत करेगी। अगर उसमें पार्टी आपकी सरकार में जनता की भावनाओं का आदर दिखेगा, जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान दिखेगा, तो
तो हम खुले दिल से स्वागत करेंगे बजट का। बिल्कुल अंबिका जी, लेकिन हम अगर यही उम्मीद करते हैं कि विसंगतियां ना हो इस बजट में, और जो जनता के हित की बातें कर रही है सरकार वो हितकारी ये बजट हो और जनता के हित में बजट हो। भानु जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी। देखिए, दोनों को सुना आपने। एक तरफ वानी जी ने बताया कि फोकस किस तरफ है, यानी इस बजट का फोकस किस तरफ है। दूसरी तरफ जो आप सवाल कर रहे थे अभी अंबिका जी से कि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी मांगे क्या हैं, तमाम मांगों का भी उन्होंने जिक्र किया। एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, फिर चर्चा को विराम देंगे। देखिए, मैं इस बहस में न जाऊं कि प्रवक्ताओं ने क्या कहा। मैं जो कुछ कहना चाहता था सबसे पहले मैंने वही बात कही जी। मैं समझता हूं अब ये बात की जाए, मैं कुछ एक आध उदाहरण से आपको दिशा बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बात होनी चाहिए या क्या संभावना है। जैसे लाडली बहना योजना पे अरबों रुपया दिया जा रहा है महिलाओं को, इसलिए। और दूसरी तरफ प्रदेश पे कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार बार बार कर्ज ले रही है, उसको काम चलाना मुश्किल हो रहा है। तो क्या स्थिति है ये पैसा बांटने, इस तरह का उदाहरण मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं एक उदाहरण रखूंगा। तो एक उदाहरण है कि पैसा बांटा जा रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने की बात पर, और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पे कर्ज लगातार बढ़ रहा है और बहुत बड़ा कर्ज है। चुकाएंगे कैसे, ये आम आदमी की समझ से बाहर की बात है। तो इस बारे में सरकार बजट में बताएगी वित्तीय संतुलन के बारे में। जो योजनाएं पिछले बजट में थी और वो अभी अधूरी हैं, पूरी नहीं हुई है या निरंतर हैं, उनके बारे में सरकार बताएगी कि कितना पैसा और दिया जा रहा है, कितना और चाहिएगा, लागत कितनी बढ़ गई है, ये बताया जाएगा। जो कमियां हैं शासन तंत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं में, प्रशासन में और दूसरी बातों में जो कमियां हैं उनके बारे में शासन बताएगा कि वो कमियां इस बजट अवधि में पूरी होंगी कि नहीं होंगी या कितनी उसमें जरूरत होगी। मैं समझता हूँ ये सब चीजें सामने आनी चाहिए। बिल्कुल भानु जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता के हित में ये बजट हो और बजट सत्र का जब आगाज हो तो उसमें जो समय है उसका ध्यान रखा जाए और दोनों के बीच में यानी जनता के जो मुद्दे हैं वो इसमें उठाए जाए। सियासी बयानबाजी यहाँ देखने को ना मिले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी काम का नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उन पर सवाल खड़े किए जाएं और उन पर गहन चर्चा की जाए और उसका समाधान निकाला जाए। फिलहाल यही उम्मीद हम इस बजट सत्र से करते हैं। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी, आपका बहुत धन्यवाद। भानु जी, आपका बहुत धन्यवाद। अंबिका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको बता दें 10 मार्च से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और काफी उम्मीदें हैं इस बजट सत्र को लेकर। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात करते आए हैं कि हमारा फोकस महिलाओं पर है, किसानों पर है, गरीब पर है, युवाओं पर है। तो देखने वाली बात होगी कि इन वर्गों को क्या कुछ लाभ मिलता है और आम जनता भी काफी यहाँ पर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है इस बजट की ओर कि यहाँ पर कोई नया टैक्स तो नहीं आता, टैक्स को लेकर क्या रियायतें हैं या किस तरह का यहाँ पर बजट आने वाला है। तमाम सवाल है जो अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।